नमस्कार बच्चों, स्वागत है आप सभी का ग्रीन वर्ल्ड पब्लिकेशन यूट्यूब चैनल पर। ये क्वेश्चन बैंक की सीरीज चल रही है जिसमें कक्षा 10th के जो बच्चे हैं, 10वीं के जो बच्चे हैं, उनका क्वेश्चन बैंक का जो भी 2024 में क्वेश्चन पूछा गया था वो सारा करा दिया गया है। आज से जो सीरीज चल रही है वो क्लास 12th के बच्चों की है, कक्षा 12 के बच्चों की है और बायोलॉजी सब्जेक्ट का है, जीव विज्ञान का है। ठीक है बच्चों, आज जो सेशन हम लेकर आए हैं इसमें MCQs क्वेश्चन है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है, आपके विकल्प वाले जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो क्वेश्चन है जीव विज्ञान के हैं। तो बाकी जो लेक्चर वाला मतलब थ्योरी वाला जो आपका लेक्चर है वो भी साथ साथ में चल रहा है, तो इसमें बहुत ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं करूँगी मैं, बस क्वेश्चन का तरीका आपको बताऊँगी, क्वेश्चन का पैटर्न आपको बताऊँगी कि किस तरीके से चैप्टर में से क्वेश्चन आता है ताकि कि आपको आइडिया लगे। और हाँ, सिर्फ 2024 का ही क्वेश्चन नहीं करना है, बाकी क्वेश्चन भी करने हैं 2023, 22, 21, कम से कम 5 साल के क्वेश्चन करिएगा। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन है आपका कि टेपिटम परत का कार्य क्या है। पूछ रहा है कि जो टेपिटम लेयर होती है इसका काम क्या है। सबसे पहले तो ये पता होना चाहिए कि भैया ये टेपिटम लेयर पाई कहाँ जाती है। तो जो आपका एंथर था, परागकोश को आपने पढ़ा होगा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स वाले चैप्टर में, परागकोश के बारे में पढ़ा होगा। तो परागकोश के 4 लेयर होते हैं। परागकोश जो है ये 4 लेयर का बना होता है, कुछ इस तरीके का रहता था ना शेप। ठीक है, कुछ इस तरीके का शेप रहता था, ये इस तरह से ऐसे था। ठीक है, तो ये कितने लेयर का बना होता है? 4 लेयर का बना रहता है। आपका एपिडर्मिस, एंडोथीसियम, मिडिल लेयर और लास्ट वाला जो लेयर था वो कौन सा था? टेपिटम वाला लेयर था। ये टेपिटम का काम क्या था? बाकी लेयर्स प्रोटेक्टिव लेयर की तरह काम कर रहे थे। एपिडर्मिस वाला, एंडोथीसियम वाला, मिडिल लेयर वाला, और टेपिटम क्या काम कर रहा है? मिडिल लेयर से कुछ न्यूट्रिएंट्स को लेकर के, पोषक तत्वों को लेकर के क्या काम कर रहा है? पॉलन ग्रेन के लिए पोषक तत्व इकट्ठा कर रहा है। किसके लिए पोषक तत्व इकट्ठा कर रहा है? पॉलन ग्रेन के लिए। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आंसर? पराग कणों को पोषण प्रदान करने का काम किसका है? टेपिटम का है। ऑप्शन ए करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन क्या है? आवृत बीजी पौधे का भ्रूणपोष होता है। कैसा होता है? एंडोस्पर्म। एंडोस्पर्म क्या है? जब आपने पढ़ा होगा कि जब फर्टिलाइजेशन का टाइम आता है, पॉलन ग्रेन स्टिग्मा से होते हुए कहाँ पे पहुंचता है? ओव्यूल में पहुंचता है। और ओव्यूल में क्या है आपका? मेगास्पोर है। मेगास्पोर माना फीमेल गैमेट है। और वहां पे इसके अलावा एक और एक्स्ट्रा न्यूक्लियस पड़ा था। वो एक्स्ट्रा न्यूक्लियस क्या करता है? डिवाइड होकर के त्रिगुणित हो जाता है। डिवाइड होकर के क्या करेगा? फ्यूज करेगा। पहले फ्यूज करेगा, फिर क्या करेगा बच्चों? त्रिगुणित हो जाएगा। तो जो फ्लावरिंग प्लांट्स में और भ्रूणपोष सिर्फ और सिर्फ फ्लावरिंग प्लांट्स में मौजूद होते हैं, पुष्पी पादपों में ही भ्रूणपोष मौजूद होते हैं। तो ये कैसे होते हैं? त्रिगुणित होते हैं। इसमें क्रोमोसोम्स कितने होंगे? 3n, ट्रिप्लॉइड होंगे। ठीक है ना। अगला क्वेश्चन, पुष्प में कौन सा अंग मादा जनन अंग का प्रतिनिधित्व करता है? बता दो, कौन सा अंग मादा जनन अंग का प्रतिनिधित्व करता है? जायांग। और मेल में कौन होगा? पुमंग होगा। टेपिटम के बारे में अभी डिस्कस कर दिया, परागकोश के बारे में मैंने अभी डिस्कस किया आपका। तो ऑप्शन कौन सा करेक्ट हो जाएगा बच्चों? ऑप्शन ए करेक्ट है, जायांग। ठीक है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि परागकण पुष्प के किस अंग के भीतर निर्मित होते हैं? बता दो, परागकण पुष्प के किस अंग के भीतर निर्मित होते हैं? अभी मैंने बताया कि एक को कहते हैं गुरु बीजाणुधानी और एक को कहते हैं लघु बीजाणुधानी। एक को कहते हैं मेगास्पोर, अब आपको समझ आएगा थोड़ा सा। मेगास्पोर और माइक्रोस्पोर। माइक्रोस्पोर किस में बनेगा? माइक्रोस्पोरेंजियम में। माइक्रोस्पोरेंजियम का मतलब क्या है? लघु बीजाणुधानी। और माइक्रोस्पोर क्या है? आपका नर युग्मक। माइक्रोस्पोर क्या है? आपका नर युग्मक है। तो परागकण जो बन रहे हैं ये नर युग्मक कौन है? अल्टीमेटली परागकण। तो परागकण आपके बच्चों कहाँ पे बनेंगे? लघु बीजाणुधानी में बनेंगे। कहाँ बनेंगे? लघु बीजाणुधानी में बनेंगे। और जो आपका मादा गैमीट बनता है, मेगास्पोर बनता है, वो गुरु बीजाणुधानी में बनता है। और जायांग क्या है? ये फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है। और अंडाशय क्या है बच्चों? अंडाशय में होता है ओव्यूल। अंडाशय परिवर्तित होता है फल में। और बीजांड जो है, ओव्यूल जो है आपका, ये किस में परिवर्तित हो जाता है? बीज में परिवर्तित हो जाता है। अगला क्वेश्चन, निम्न में से किसकी मौजूदगी के कारण परागकण जीवाश्म के रूप में अच्छी तरह से संरक्षित रहते हैं? सारे के सारे टॉपिक्स में बहुत अच्छे से एक्सप्लेन की हूँ। प्लीज लेक्चर अच्छे से देखिए और आपको बेहतर समझ में आएगा। ठीक है,
जो क्या है, परागकण बच्चों काफ़ी लंबे समय तक ये संरक्षित रहते हैं, परागकण नष्ट नहीं होते हैं, क्योंकि इनमें क्या प्रेजेंट होता है, स्पोरोपोलेनिन प्रेजेंट होता है। क्या होता है बच्चों, स्पोरोपोलेनिन नाम का एक एंजाइम प्रेजेंट रहता है, जो कि इसको क्या करता है, एक पदार्थ बेसिकली प्रेजेंट रहता है, जो कि इसको क्या करता है, संरक्षित रखने का काम करता है, जो कि जीवाश्मिक अध्ययन में इसको मदद करता है। निम्न में से कौन सा आभासी फल नहीं है, आभासी फल नहीं है पूछ रहा है, ठीक है, यानी कि ट्रू फल है कौन सा, बाकी सभी आपके असत्य फल हैं, बाकी सभी क्या हैं आपके असत्य फल हैं, लेकिन आम आपका सत्य फल है बच्चों। आम कैसा है, सत्य फल है। पूछ रहा है कि असत्य फल इसमें से नहीं है, तो आम नहीं है। पता कैसे चला कि आम जो है ना, आम क्या कर रहा है, मेल एंड फीमेल गैमीट के मिलने से बनता है, और इसका सबूत होता है कि जो आम का फल होता है उसमें गुठली मौजूद रहती है। सबूत क्या है, आम के फल में गुठली मौजूद रहती है। अगला क्वेश्चन है, जल परागित पादप का नाम क्या है। जल द्वारा परागण किसमें हो रहा है, जल द्वारा परागण हाइड्रिला में हो रहा है। किसमें हो रहा है बच्चों, हाइड्रिला में हो रहा है। अगला क्वेश्चन है, पुरुष जनन तंत्र के कितने वृषण, पुरुष जनन तंत्र में कितने वृषण पाए जाते हैं। पुरुष जनन तंत्र में कितने वृषण पाए जाते हैं। वृषण क्या, टेस्टिस, टेस्टिस नहीं बोलते हैं, टेस्टिस उसको बोलते हैं। स्पेलिंग आपका इस तरह से रहता है, TES, ठीक है, टेस्टिस बोलते हैं इसको बच्चों। ये क्या होता है, ये इसका प्लूरल फॉर्म होता है, इसी को क्या कहते हैं हम, वृषण कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों, वृषण। मानव में उदर गुहा के बाहर की तरफ पेल्विस वाले रीजन में क्या होता है, दो मौजूद रहते हैं आपके, क्या मौजूद रहते हैं, वृषण मौजूद रहते हैं। क्या मौजूद रहते हैं बच्चों, वृषण मौजूद रहते हैं, ठीक है। तो और ये वृषण किस में सुरक्षित रहते हैं, वृषण कोश में सुरक्षित रहते हैं। जोड़े में पूछा है तो एक जोड़ा वृषण पाया जाता है, ठीक है। दात्र कोशिका अरक्तता, अगर इसको इंग्लिश में बोला जाए सीकल सेल एनीमिया, क्या है, सीकल सेल एनीमिया। तो सीकल सेल एनीमिया जो है बच्चों एक विकार है, इसमें आपका आरबीसी हसिया के आकार का हो जाता है, और जिसकी वजह से रक्त का प्रवाह सही से नहीं हो पाता है, और लास्टली व्यक्ति की क्या हो जाती है, मौत हो जाती है एनीमिया के कारण, खून की कमी के कारण। हो क्यों रहा है ऐसा, उत्परिवर्तन क्यों हो रहा है। उत्परिवर्तन वाले चैप्टर में हमने डिफरेंट टाइप्स के उत्परिवर्तन के बारे में बात की है। ये जो होता है बच्चों जीन के सीक्वेंस में, बेसिकली हमारे डीएनए के सीक्वेंस में चेंज आने की वजह से ग्लूटामिक एसिड की जगह पे आपका क्या बन जाता है, वैलिन प्रोटीन बन जाता है। ग्लूटामिक एसिड क्या, अमाइनो एसिड है, इसकी जगह पर क्या बनता है बच्चों, वैलिन प्रोटीन बन जाता है, जिसकी वजह से जो आरबीसी है उसका शेप हंसिये के आकार का हो जाता है, हंसिये के आकार का हो जाता है। तो इस प्रकार के परिवर्तन को क्या कहते हैं, जीन परिवर्तन या बिंदु परिवर्तन कहते हैं। जीन परिवर्तन या बिंदु परिवर्तन कहते हैं। बिंदु परिवर्तन को ही बच्चों पॉइंट म्यूटेशन कहा जाता है। क्या कहा जाता है, पॉइंट म्यूटेशन कहा जाता है। मेंडल ने अपने प्रयोग में कितने विपरीतार्थ लक्षणों को सम्मिलित किया हुआ है। विपरीतार्थ मतलब कंट्रास्टिंग कैरेक्टर्स को। कंट्रास्टिंग कैरेक्टर्स कैसे, जैसे लंबा है तो उसका दूसरा वाला क्या होगा, उसका विपरीत बौना हो जाएगा। फली जो है वो फूली हुई है तो वो क्या हो जाएगी, पिचकी हुई हो जाएगी। अरे कलर जो है, अगर येलो है सीड का कलर तो दूसरा क्या हो जाएगा, हरा हो जाएगा। इस तरह से कुल 7 लक्षणों को मेंडल ने इस्तेमाल किया था, अरे क्या कहते हैं, जेनेटिक अध्ययन में अपने। मधुप के नर ड्रोन, जो मधुमक्खी का ड्रोन होता है, नर ड्रोन लिखा हुआ है यहाँ पे, ड्रोन लिखेंगे तभी समझ जाएंगे कि नर मधुमक्खी की बात कर रहा है बेसिकली। इसमें क्रोमोसोम की संख्या आपसे पूछा हुआ है। नर मधुमक्खी में क्रोमोसोम की संख्या कितनी होती है बच्चों, आपने पढ़ा हुआ है कि मधुमक्खी में पार्थेनोजेनेसिस की प्रक्रिया होती है, और अगर मधुमक्खी पार्थेनोजेनेसिस कर रहा है, यानी कि मधुमक्खी का अंडाणु जो है वो बिना निषेचन के नया मधुमक्खी बना रहा है, तो उसमें क्रोमोसोम की संख्या क्या हो जाएगी, आधी ही रहेगी, जो कि कितनी होती है, 16 होती है। कितनी होती है बच्चों, 16 होती है। तो नर मधुमक्खी में क्रोमोसोम की संख्या कितनी रहती है, 16 रहती है। और नर मधुमक्खी का जन्म कैसे होता है, पार्थेनोजेनेसिस के
प्रक्रिया द्वारा होता है, जिसको अनिषेक जनन कहा जाता है। क्या कहा जाता है? अनिषेक जनन कहा जाता है। कौन सा नाइट्रोजनी क्षार डीएनए में नहीं मौजूद है? ये तो बता ही लोगे आराम से। कौन सा नाइट्रोजनी क्षार डीएनए में मौजूद नहीं होता है भाई? यूरेसिल। कौन नहीं होता है? यूरेसिल नहीं होता। यूरेसिल किस में पाया जाता है? आरएनए में। किसमें? आरएनए में। अगला क्वेश्चन आ जाइए। विषाणु का आनुवंशिक पदार्थ है। विषाणु का आनुवंशिक पदार्थ फिक्स नहीं होता है, या तो डीएनए प्रेजेंट होगा या आरएनए प्रेजेंट होगा, तो दोनों हो सकता है, या तो डीएनए या आरएनए। ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या है बच्चों? निम्न में से किसने प्रतिपादित किया कि जीवन का विकास अंगों के उपयोग और अनुपयोग के कारण होता है? किसने कहा था? क्लास 10th से ये आप पढ़ते आ रहे हो। जिराफ का एग्जाम्पल उन्होंने दिया हुआ था कि जिराफ की गर्दन लंबी कैसे हो गई। पहले जिराफ जो था वो नॉर्मली छोटा सा हिरन के जैसा दिखता था, धीरे 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 उसकी गर्दन काफी लंबी हो गई और उसके अगले पैर भी लंबे हो गए। किसने कहा था? ये हमारे लैमार्क साहब ने कहा था। और इन्होंने कहा कि अगर आप अंगों का इस्तेमाल करना बंद कर देते हैं तो कुछ पीढ़ी के बाद अगली पीढ़ी में क्या होगा? वे अंग मौजूद नहीं रहेंगे, या जिन भी चीज़ का इस्तेमाल करना बंद कर देते हो तो वो मौजूद नहीं रहेगा। ठीक है। ये लैमार्क ने सिद्धांत दिया हुआ था, और ये कौन से चैप्टर में है? आपके उद्विकास वाले चैप्टर में है। एमआरआई का संकेत, एमआरआई संकेताक्षर का पूर्ण रूप क्या है? एमआरआई का फुल फॉर्म आपसे पूछा है। एमआरआई को कहते हैं मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग। क्या कहते हैं बच्चों? मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग कहते हैं। इस तकनीक की मदद से क्या होता है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन का इस्तेमाल करके मशीनों द्वारा आपके शरीर के अंदर के अंगों का क्या किया जाता है? माइक्रोस्कोपिक अध्ययन किया जाता है कि, और रोग का, बेसिकली रोग का डिटेक्शन किया जाता है। रोग का पता चलेगा तो उसी के हिसाब से इलाज वगैरह किया जाएगा। तो इसको एमआरआई, मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग कहते हैं। निम्न में से कौन गैर संक्रामक रोग है? संक्रामक रोग इनमें से आपके मलेरिया संक्रामक है, प्लाज्मोडियम के कारण होता है। टाइफाइड, साल्मोनेला टाइफी बैक्टीरिया के कारण होता है। निमोनिया भी बैक्टीरिया के कारण होता है। कैंसर आपका संक्रामक रोग नहीं है बच्चों। कैंसर आपका क्या है? कैंसर जो है ये एक हमारे शरीर में बेसिकली कोशिकाएं जो होती हैं, जब ये अनियमित रूप से क्या होती हैं? डिवाइड होने लगती हैं। अनियमित रूप से जब ये डिवाइड होने लगती हैं तो ये क्या करने लगती है? इनमें कोशिकाओं के बीच में खाने के लिए प्रतिस्पर्धा होने लगती है, और बहुत तेजी से डिवाइड करती हैं। और जिस अंग में डिवीजन होता है, जिस पार्ट में डिवीजन होता है, धीरे धीरे सेल्स अपने आप को ही मतलब दूसरे सेल्स को ही खाने लगते हैं, जिसकी वजह से उस अंग में, उस एरिया में सड़न पैदा हो जाती है, जिसको कहा जाता है कैंसर कहा जाता है। उन कोशिकाओं को कहा जाता है कार्सिनोजन कहा जाता है बच्चों। क्या कहा जाता है? कार्सिनोजन कहा जाता है। कैंसर को उत्प्रेरित करने के लिए बहुत सारे फैक्टर्स हैं, जिसमें से यूवी रेज, आपकी जो पराबैंगनी किरणें होती हैं, ये एक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है कैंसर को उत्तेजित करने में, कैंसर कोशिकाओं को उत्तेजित करने में। ठीक है। इसीलिए बाहर निकलने के लिए ज़्यादा समय धूप में रहने से मना किया जाता है, क्योंकि ये क्या करेंगे? आपके स्किन में यूवी रेज आपके स्किन को काफ़ी ज़्यादा नुकसान पहुंचाती हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि डीएनए का रासायनिक चाकू, मॉलिक्यूलर सीजर, रासायनिक चाकू बोल लीजिए, या इसी को आप आणविक कैंची बोल लीजिए बच्चों। क्या कहते हैं? आणविक कैंची कहते हैं इसको। ठीक है। लोहे की कैंची तो होगी नहीं, तो आणविक कैंची। डीएनए का रासायनिक चाकू कौन सा है? एक और क्वेश्चन पूछा है कि कौन सा एंजाइम डीएनए को विशिष्ट स्थल पर काटता है। देखो इसका काम भी बता दिया है। ये क्या काम करेगा? आपके डीएनए के सीक्वेंस को, जो यहाँ पे सीक्वेंस लगे होते हैं, जो नाइट्रोजनी बेसिस लगे होते हैं बच्चों, इनको इस विशिष्ट स्थलों पर क्या काम करेगा? कट करने का काम करेगा। यहाँ से यहाँ इस तरह से लगेगा और कट करने का इसको काम करेगा। ठीक है ना। ये हम चैप्टर पढ़ेंगे बायोटेक्नोलॉजी वाला, उसमें हम डिस्कस करेंगे। 2 एंजाइम होते हैं, इसमें एक ही ऑप्शन है एंडोन्यूक्लियस एंजाइम। इन एंजाइम को बच्चों, डीएनए को विशिष्ट स्थलों पर काटने वाले एंजाइम्स को रेस्ट्रिक्शन एंजाइम कहा जाता है। ये 2 प्रकार के होते हैं, न्यूक्लियस, पता नहीं क्या हो जाता है मुझे, एक्सोन्यूक्लियस और एंडोन्यूक्लियस बच्चों। ठीक है। तो एंडोन्यूक्लियस इसमें एक ही ऑप्शन है। एंडोन्यूक्लियस क्या है? आपका एक आणविक कैंची की तरह काम करता है। अगला क्वेश्चन,
परपोषी कोशिकाओं में विजातीय डीएनए, फॉरेन डीएनए, विजातीय डीएनए का मतलब क्या है? फॉरेन डीएनए। फॉरेन डीएनए का मतलब क्या है कि जो डीएनए आपके शरीर में मौजूद नहीं है उसको किसी बाहर, मतलब किसी दूसरे जीव का डीएनए आपके शरीर में डाला गया है बेसिकली। विजातीय डीएनए को प्रवेश कराने में निम्न में से कौन सी विधि का प्रयोग किया जाता है? कौन सी विधि का? सभी विधि का। सूक्ष्म अंतःक्षेपण, अहानिकारक रोगजनक और बायोलिस्टिक्स का प्रयोग, ये सभी। क्योंकि हमें क्या करना है, जिस वेक्टर का हम इस्तेमाल कर रहे हैं बच्चों, वो किसी दूसरे रोग से ग्रसित ना हो या उसको कोई समस्या ना हुई हो, इसीलिए इन सारी चीज़ों को पहले जांच पर रख लेते हैं और तब जाकर के इस फॉरेन डीएनए को, यानी वेक्टर के डीएनए को दूसरे शरीर में, दूसरे जीव शरीर में हम प्रवेश कराते हैं। तो ये सभी तकनीकें इस्तेमाल की जाती हैं। ठीक है, लेक्चर का डिटेल है, उसमें जाकर के आप जो डिटेल एनालिसिस है वो जाकर के आप देख सकते हैं। ठीक है बच्चों, तो एक्चुअली क्या हुआ है कि एमसीक्यूज में 2024 में बहुत सारे क्वेश्चंस थे नहीं, क्योंकि लिमिटेड क्वेश्चन बोर्ड में पूछा भी जाता है, तो उतने ज़्यादा क्वेश्चन थे नहीं। 2023-22 का ये सब आप करिएगा बच्चों। एक ओवरव्यू दिखाना था, और इससे पहले भी क्वेश्चन बैंक सॉल्व कराया गया है, इसी चैनल पर कराया गया है, तो आप जाकर के देख लीजिएगा। ठीक है बच्चों, डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन अभी आने बाकी हैं, तो बने रहिएगा और फीडबैक देते रहिए, प्रैक्टिस करते रहिए। लेक्चर भी चल रहा है, डिटेल चैप्टर का सॉल्यूशन चल रहा है, वो भी आप देखते रहिए। ठीक है, तो अपना ख्याल रखिए और अगला क्लास जल्दी ही आने वाला है। मन लगा करके अच्छे से पढ़ते रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का।